हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आज हम लोग राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय भवन का इतिहास के भारतीय भवन के बुक में पेज नंबर 2 निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 2 में नीचे वाला टॉपिक है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद को विकास में कैसे भूमिका निभाए थे। यहाँ पर है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस का सत्ता पर अधिकार करके 1804 में फ्रांस का राजा बन गया। याद रखेंगे दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जब आया था तो क्या किया, वहाँ पर डायरेक्टरी का शासन था, उसको समाप्त कर दिया। डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करके प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस के जो है ना सत्ता, उस पर अधिकार कर लिया और 1804 में फ्रांस का राजा बन गया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का राजा बन गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाना चाहेंगे तो डायरेक्टरी का शासन कब समाप्त हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1799 में। और प्रथम कौंसल के रूप में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार कौन कर लिया, तो नेपोलियन। और 1804 में फ्रांस का राजा कौन बन गया था, नेपोलियन बोनापार्ट। 3 गो इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेपोलियन छोटे बड़े बहुत से राज्य को जीतकर वहाँ पर नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। नेपोलियन था जो छोटा बहुत बड़ा सा राज्य जो था, फ्रांस और उसके आसपास के जो राज्य है उनको जीतकर वहाँ पर क्या किया, नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू करके फ्रांस में राष्ट्रवाद का विकास किया। आगे देखेंगे दोस्तों कि नेपोलियन संहिता क्या है। नेपोलियन संहिता नेपोलियन के अधिकार वाले क्षेत्र में लागू करके नेपोलियन वहाँ पर राष्ट्रवादी भावना का विकास किया। फ्रांस के द्वारा जीता गया देश हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, मिलान, वारसा के फ्रांस के सेना का स्वागत किया गया और नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य तथा सिसिलपाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना करके इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खोल दिया। उसने वारसा की ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में राष्ट्रवाद का विकास किया। दोस्तों ध्यान देंगे हम लोग कि नेपोलियन जब आया था तो 1804 में पहली बार नेपोलियन क्या किया, वहाँ का राजा बन गया। कहाँ का? फ्रांस का। और उसके बाद नेपोलियन अपने आसपास का छोटे छोटे राज्यों को जीतकर और अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहाँ पर नेपोलियन संहिता लागू कर दिया गया। नेपोलियन संहिता लोगों के हित में था, जो सामान्य वर्ग था उनके हित में था, उनके फायदे में था, जिससे वहाँ पर राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। वे समझने लगे कि नेपोलियन उनके लिए सही काम कर रहा है और अन्य निरंकुश शासक उनके लिए सही नहीं है, जिससे फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा। और फ्रांस जो देश को जीते हुए थे छोटे बड़े, जिसका नाम है हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड, मिलान, वारसा, ये छोटे बड़े देश को जो जीते थे, उनमें जब नेपोलियन का सेना गया था, फ्रांस का सेना गया था, तो वहाँ के लोग फ्रांस के सेना को है ना स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया। और नेपोलियन ने इटली और ट्रांसपेडेन गणराज्य तथा सिसिलपाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना, जर्मनी में जो है राइन राज्य संघ की स्थापना किया था और इटली में ट्रांसपेडेन गणराज्य तथा सिसिलपाइन गणराज्य की स्थापना किया था। और जर्मनी में राइन राज्य संघ का नेपोलियन स्थापना करके राष्ट्रवादी भावना का विकास किया और इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वहीं पे वारसा में क्या किया था, ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया था। इस प्रकार नेपोलियन जो है फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास किया है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर कोई पूछेगा कि या एग्जाम में सवाल आ जाए कि नेपोलियन ने फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास कैसे किया, तो हम लोग इसका सीधा आंसर दे सकते हैं कि नेपोलियन फ्रांस में प्रथम कौंसल के रूप में है ना आया था, अपना अधिकार कर लिया उस पर, फ्रांस पर। और उसके बाद 1804 में
वहाँ का राजा बन गया, सम्राट बन गया फ्रांस का। और फ्रांस का सम्राट बनते ही फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू कर दिया। और नेपोलियन संहिता लागू करने के बाद अगल बगल के जो भी क्षेत्र थे उनको जीत लिए। और जीतने के बाद इटली में ट्रांसपेरेंट गणराज्य का और सिसिलपाइन गणराज्य का स्थापना किया। वहीं जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना किया। इस प्रकार इटली और जर्मनी का मार्ग भी एक कर दिया और वारसा की ग्रैंड डची बनाकर पोलैंड में भी राष्ट्रवाद भावना का विकास किया। इतना हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेपोलियन संहिता क्या है। नेपोलियन संहिता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही रहता है, इसलिए इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन संहिता क्या है। जो नेपोलियन संहिता लागू करके फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास किया था, उसी नेपोलियन संहिता के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेपोलियन ने अपने द्वारा विजित राष्ट्रों में, यानी कि उनके द्वारा जो जीता हुआ राष्ट्र था उसमें, है ना, राष्ट्रों में विकास के लिए, मतलब विजित राष्ट्रों के विकास के लिए नेपोलियन संहिता लागू किया, जो निम्नलिखित है। मतलब नेपोलियन द्वारा जो जीता गया राष्ट्र था उसके विकास करने के लिए उसने उसी राष्ट्र में नेपोलियन संहिता लागू किया था। नेपोलियन द्वारा जीते गए राष्ट्रों को विकास करने के लिए नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। इसका निम्नलिखित काम था, देख लेते हैं। पहला में क्या था, 1804 में नेपोलियन संहिता द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया जिसमें जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जन्मजात का मतलब होता है कि जन्म से ही उसका अधिकार रहता है। जैसे कि कोई राजा है तो उसका बेटा राजा ही बनेगा, इसी अधिकार को बोलते हैं जन्मजात अधिकार। या कोई मंत्री है तो उसी का बेटा मंत्री ही बनेगा, या कोई सामंत है तो उसका बेटा सामंत ही बनेगा, इसी को बोलते हैं जन्मजात विशेषाधिकार, जो नेपोलियन के आते ही उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया गया। दूसरा नंबर में क्या लागू किया गया नेपोलियन संहिता में, देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कानून के समक्ष राजा, मंत्री और किसान या मजदूर सब बराबर है और सब पर कानून बराबर रूप से लागू होगा। यही सिद्धांत को अपनाया नेपोलियन। अगला नंबर है, नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की सुरक्षा की गई। यानी कि जो भी फ्रांस का नागरिक था उनके पास जो भी संपत्ति था उनके अधिकार की सुरक्षा, यानी कि संपत्ति उनका कोई हड़प न ले या उनके संपत्ति को कोई भी छीन न ले, इसका सुरक्षा नेपोलियन ने किया था। कि उसका संपत्ति है तो वह उसी का संपत्ति रहेगा, कोई इसको ले नहीं सकता है ना, सरकार भी नहीं इसको छीन सकता है। इसकी सुरक्षा किया गया था कि नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकार की सुरक्षा, यानी कि नागरिक का जो संपत्ति है वो नागरिक का ही संपत्ति रहेगा। अगला नंबर में है, सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया नेपोलियन संहिता के द्वारा। देखते हैं सामंती व्यवस्था क्या होता है। इस सामंती जो व्यवस्था है, सामंत किसको कहते हैं पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। सामंत राजा महाराजाओं को कर वसूलने के लिए, कर असूल कर देने के लिए, यानी कि राजा महाराजा का जो कर था, कर वसूल को देने के लिए जो व्यक्ति राजा महाराजा रखते थे उन्हीं व्यक्ति को सामंत कहते हैं। यानी कि कर राजा महाराजा किसान से वसूलते थे और किसान से जो व्यक्ति कर वसूल कर देता था राजा को, इस कर वसूलने वाले व्यक्ति को सामंत कहते हैं। समझ में आ गया। तो सामंती जो व्यवस्था था उनको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सामंती व्यवस्था में बहुत ही भ्रष्टाचारी हो गए थे। कर वसूलना था कितना भी और किसान से ज़्यादा कर वसूला जाता था, इसीलिए सामंत व्यवस्था को भी नेपोलियन ख़त्म कर दिया। उसके बाद है यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया। देखिए दोस्तों, किसी भी राष्ट्र का या किसी भी देश का विकास करना हो तो वहाँ पर यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाना अति आवश्यक था। इसलिए नेपोलियन अपने देश को विकास करने के लिए नेपोलियन संहिता में यह लागू किया गया था कि यातायात और संचार व्यवस्था में विकास किया जाए, सुधार किया जाए। 2 टॉपिक हो गया दोस्तों। अब अगला टॉपिक अगले क्लास में आपको मिलेगा। इसी तरह से आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलते रहेगा, क्वेश्चन आंसर या टॉपिक के विश्लेषण होते रहेगा। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और पूरा क्लास 10th का इतिहास हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।